नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोय सिंह। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। सीएम धामी ने आज प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की और इस बैठक के दौरान उन्होंने सभी को जरूरी दिशा निर्देश दिए और इस दौरान उन्होंने अपने जनपदों में उनके पब्लिक सर्विस डिलीवरी, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने, पेयजल आपूर्ति बनाए रखने और वन अग्नि पर प्रभावी नियंत्रण के लिए विशेष ध्यान देने को कहा। इसके साथ ही कहा कि सड़क निर्माण और मरम्मत, बिजली और पानी की आपूर्ति पर लगातार निगरानी भी रखें। सीएम ने जन समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान सुनिश्चित करने और 1905 और 1064 जैसे पोर्टलों पर प्राप्त शिकायतों को जल्द ही एक्शन में लेकर कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। इसके साथ ही कहा कि श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा में हर संभव मदद मिल सके, इस पर खास तौर पर अधिकारी ध्यान दें। इसकी जानकारी मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर दी है। बढ़ते आगे, पश्चिम बंगाल में रामनवमी के जुलूस को लेकर हो रही राजनीति पर योग गुरु स्वामी रामदेव ने बड़ा बयान दिया है। हरिद्वार में रामनवमी के एक कार्यक्रम में मीडिया से बातचीत करते हुए योग गुरु रामदेव ने कहा कि देश में रामनवमी, जन्माष्टमी और ईद पर राजनीति से प्रेरित सभी पाबंदियों पर रोक लगनी चाहिए। भारत राम, कृष्ण, हनुमान का देश है। हिंदू तो किसी से घृणा नहीं करता, लेकिन मुसलमानों को भी ये समझना चाहिए कि राम उनके भी पूर्वज हैं। देश में धर्म संप्रदाय के नाम पर विभाजन खत्म होना चाहिए। वहीं वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर स्वामी रामदेव ने कहा कि देश में सभी के लिए समान कानून होना चाहिए। अगर वक्फ में संशोधन नहीं किया जाता तो हिंदू, सिख, जैन भी अपने लिए अलग बोर्ड बनाने की मांग करते। जो भी लोग इसका विरोध कर रहे हैं वे अपना वोट बैंक समेटने के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। देखो, न रामनवमी पर, न जन्माष्टमी पर, न ईद पर किसी भी प्रकार की जो पाबंदियां हैं राजनीति से प्रेरित होकर के वोट बैंक के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, ये सब देश में बंद होनी चाहिए। ये भारत सनातन का देश है, राम का देश है, कृष्ण, हनुमान, शिव का देश है और इसमें सबका आदर है। बस एक ही बात है, कोई किसी से घृणा ना करे। हिंदू तो किसी से घृणा करता ही नहीं है। मुसलमान भी अपना ईमान, जो उसका मजहब है, पूजा पाठ है, वो तो जो भी मानना है माने, लेकिन मुसलमान को भी ये तो पता ही है कि राष्ट्र हमारा है, हमारे पूर्वज एक हैं। राम मुसलमानों के भी पूर्वज हैं। ये बात अब सब मानते हैं। अब मुझे लगता है ये देश में राम के नाम पर, कृष्ण, हनुमान, शिव के नाम पर, सनातन के नाम पर कुछ लोग जो एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, ये विभाजन खत्म होगा। हिंदुस्तान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सब के लिए समान रूप से एक संविधान, एक कानून है। भाई यदि वक्फ बोर्ड के अंदर संशोधन ना करता तो थोड़ी दिन यहाँ बात कहते यहाँ तो हिंदू बोर्ड भी बनना चाहिए, यहाँ तो सिख बोर्ड भी बनना चाहिए, यहाँ तो जैन बोर्ड भी बनना चाहिए। फिर थोड़े दिन में हम कहते यहाँ तो साधुओं का भी एक बोर्ड बनना चाहिए। ये कोई बात हुई? सारे देश का एक विधान, एक झंडा, एक कानून और हम एक ईश्वर के उपासक हैं। जो खिलाफत हो रही है वो अपने अपने वोट बैंक को बटोरने की, समेटने की ये सारी कवायद चल रही है। ये सब जो है पूरे बयानबाजी है, होना जाना कुछ नहीं है। बढ़ते आगे, रुद्रप्रयाग में क्रौंच पर्वत पर स्थित भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर में 12 मई को एक विशेष धार्मिक आयोजन होने जा रहा है और इस कार्यक्रम की विशेष बात यह है कि इसमें तमिलनाडु के कई प्रमुख मंदिरों के शिवाचार्य शामिल होंगे। आयोजन से पहले पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कार्तिक स्वामी मंदिर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया और उन्होंने मंदिर परिसर और आसपास की व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। बता दें कि 12 मई को मंदिर परिसर में 108 बालमपुरी शंख, जिसे दक्षिणावर्ती शंख भी कहा जाता है, उसकी पूजा और हवन का भव्य आयोजन किया जाएगा। सभी शिवाचार्यगण विशेष पूजा अर्चना, शंख पूजन और हवन अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। बताया जा रहा है कि कार्तिक स्वामी मंदिर उत्तर भारत का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान कार्तिक के बाल स्वरूप में विराजमान है और इस भक्ति और आस्था से परिपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन विकास परिषद उत्तराखंड, रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन और मंदिर समिति के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है।
12 जैसे 2023 और 2024 में हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया था, जिसमें तमिलनाडु के जो कार्तिक स्वामी यानी मुरुगन स्वामी के जो 6 मठ है, वहाँ से आदिनम को हमने इनवाइट किया था और यहाँ पे षणमुख अर्चना यानी महायज्ञ किया था। उसी तर्ज पे इस साल भी 12 मई को ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं और इस साल वो कार्यक्रम का स्वरूप थोड़ा और भव्य होगा। तो उसी संदर्भ में आज हमने निरीक्षण किया है और साथ में इस गांव के प्रधान जी भी है, हमारे डीटीडी ऑफिसर भी है, तो जो आवश्यक दिशा निर्देश है उनको दिए हैं हमने। 12 जैसे 2023 और 2024 में बढ़ते आगे, उत्तराखंड भूकंप के जोन 4 और जोन 5 में आता है, जिसको लेकर उत्तराखंड आपदा प्रबंधन की तरफ से अर्ली वार्निंग सिस्टम की शुरुआत की गई है, जिसमें भूदेव ऐप भूकंप आने के पहले अलर्ट जारी करेगा। सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने इसको लेकर कहा कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर बारी बारी से सभी जनपद मुख्यालयों और अन्य शहरों में भूकंप पर मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि यूएसडीएमए और आईआईटी रुड़की द्वारा विकसित की गई भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जाएगा और सेंसर्स और सायरन की संख्या को भी बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जितनी सशक्त अर्ली वार्निंग सिस्टम होगा, उतना ही प्रभावी तरीके से आपदाओं का सामना किया जा सकेगा। वर्तमान में प्रदेश भर में कुल 177 सेंटर और 192 सायरन लगाए गए हैं। 500 अतिरिक्त सेंसर के साथ 1000 नए सायरन स्थापित करने की कार्रवाई भी की जा रही है। बढ़ते आगे, देहरादून से खबर सामने आ रही, जहां शिमला बाईपास पर सिंगनीवाला में सड़क हादसा हुआ। अनियंत्रित हुई सिटी बस लोडर से टकराई। स्थानीय लोगों ने राहत बचाव कार्य चलाया तो हादसे में स्कूली बच्चों सहित कई लोगों के हताहत होने की खबर मिल रही है। वहीं इस घटना से आसपास हड़कंप मचा हुआ है, जहां अनियंत्रित होकर सड़क पर बस पलट गई और कड़ी मशक्कत के बाद बस को जेसीबी से सीधा किया गया। वहीं 108 के जरिए घायलों को अस्पताल में पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि घटना में एक बच्चे सहित 2 की मौत भी हुई है। तो वहीं देहरादून के एसएसपी मौके के लिए रवाना भी हो चुके हैं। और देहरादून के जीएमएस रोड में एक खाली प्लॉट पर कूड़े के ढेर में आग लग गई, जिसकी चपेट में आने से प्लॉट के पास रखे स्मार्ट सिटी के कुछ पाइप और एक ऑल्टो कार भी जल गई। सूचना पर तत्काल थाना बसंत विहार की पुलिस और फायर स्टेशन देहरादून से दमकल की वाहन मौके पर पहुंची और प्लॉट पर लगी आग पर काबू पाया गया। घटना की शुरुआती जांच में कूड़े के ढेर में आग लगने की बात सामने आई है। रुक करते अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा की तैयारियां जोरों पर चल रही है और इसी को लेकर संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा के सभी मार्गों का सर्वे कराया गया है, जिनमें कुछ रिपोर्ट भी आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सड़क सुरक्षा में जो छोटी मोटी कमियां मिली है, उन पर काम किया जा रहा है और यह कार्य पीडब्ल्यूडी, बीआरओ के साथ साथ एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री जाने के लिए विकासनगर से यमुना ब्रिज होते हुए जो रास्ता जाता है वो बेहद सक्रिय और एक तरफा मार्ग है, लेकिन लोकल वाहनों का दोनों ओर से आना जाना लगा रहता है, उस पर ध्यान दिया गया है और इसके अलावा क्रैश बैरियर लगाने को प्राथमिकता भी दी गई है। यात्रा मार्गों में ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंग और ओवर लोडिंग पर भी निगरानी और कार्रवाई के लिए इंटरसेप्टर भी लगाए गए हैं और इसके साथ ही अधिकारियों को स्पीड निर्धारण की ट्रेनिंग दिलाई गई है, ताकि वे स्वयं सर्वे कर स्वयं भी स्पीड निर्धारित कर सके। वहीं जगह जगह स्पीड लिमिट के बोर्ड भी लगे हैं और इस तरह के छोटे छोटे जो काम हैं चारधाम यात्रा से पहले पूरे किए जा रहे हैं, ताकि श्रद्धालु सुरक्षित तरीके से आवागमन कर सके। जहाँ तक सड़क सुरक्षा की बात है, अभी जो चारधाम यात्रा होने वाली है उसमें हमने अपने अधिकारियों से सर्वे के लिए कहा था कि जो चारधाम यात्रा के मार्ग उनका सर्वे कर लें। कुछ रिपोर्ट्स हमारे पास आ गई हैं, कुछ रिपोर्ट्स और आने वाली हैं। उसमें छोटी छोटी कुछ कमियां होती हैं, कुछ बड़ी कमियां होती हैं मार्गों में। उदाहरण के लिए कई जगह ऐसी हो सकती है जहां पार्किंग का स्पेस नहीं है, कहीं 2 गाड़ियां एक साथ क्रॉस नहीं हो सकती हैं। तो ऐसी जगहों पे जो लॉन्ग टर्म उनके उपचार हैं उसके लिए सड़क का चौड़ीकरण, तो वो तो हम लोग कार्यदायी संस्थाओं को कहते ही हैं।
पर कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं। चौड़ा करना तो कई साल का काम होता है, पर कुछ जगहों पे कहीं बोर्ड लगा के काम चल सकता है, कहीं रंबल स्ट्रिप बना के काम चल सकता है। और वहीं उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनिका ने आगामी हेली सेवाओं को लेकर जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि केदारनाथ धाम के लिए शटल सर्विस देने वाली हेली कंपनियों के टिकट केवल एक ही अधिकृत IRCTC की वेबसाइट पर बुक की जाएगी और इसके अलावा किसी अन्य प्राइवेट वेबसाइट या फिर निजी प्लेटफॉर्म पर टिकट नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर टिकट बुकिंग में फ्रॉड या फिर ब्लैक हुआ कोई पाया गया और करता हुआ ऐसा कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ UCADA के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी और हेली सर्विस की बुकिंग 8 अप्रैल से शुरू होगी। और उन्होंने बताया कि इसी महीने केंद्र की डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एजेंसी केदारनाथ धाम में होने वाली शटल सर्विसेज को लेकर निरीक्षण करेगी। वहीं निरीक्षण के बाद DGCA के सभी प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए केदारनाथ हेली सर्विस को हरी झंडी दिखाई जाएगी। इसके अलावा BKTC के हेली ऑपरेटरों के साथ हुई बैठक में निर्देश भी दिए गए कि शटल और चार्टर के जरिए आने वाले श्रद्धालुओं की दर्शन व्यवस्था, शटल और चार्टर के माध्यम से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या और जानकारी एक दिन पहले मंदिर समिति को देनी होगी। मेनली तो हमारी जो शटल सर्विस होती है केदारनाथ जी से, वो तो हमारी जैसे पिछले साल से 3 साल का जो टेंडर था उसी के क्रम में इस बार भी वही कंपनियां शटल ऑपरेशंस करेंगी यहाँ पे। और उसके लिए हम लोग जिस तरह से मॉनिटरिंग करते हैं, जो व्यवस्थाएं हमको करनी होती हैं हेलीपैड पे, और जो कोऑर्डिनेशन होते हैं डिस्ट्रिक्ट के साथ या DGC के साथ, इंस्पेक्शन वगैरह जो होते हैं, वो सभी अभी कार्रवाई गति में। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें वो क्योंकि टेंडर डॉक्यूमेंट की कंडीशन थी कि 5% इंक्रीज जो किराए में होता है, अकॉर्डिंगली टेंडर की कंडीशन के अनुरूप उसमें वृद्धि की जाएगी 5%। अच्छा, ये तो शटल को लेकर के क्या अपडेट है, उसको लेकर क्या? चार्टर्ड सर्विसेज नॉर्मली क्योंकि इनकी बुकिंग्स वगैरह जो होती हैं वो प्राइवेट जो चार्टर्ड होती हैं उनके द्वारा जो पैसेंजर्स होते हैं वो आते हैं और फिर शटल सर्विस का उपयोग किया जाता है। तो उसमें जो चार्टर्ड सर्विसेज हैं उनके साथ भी हमारी मीटिंगें हुई हैं और जो मेन प्रोटोकॉल और SOPs जो फॉलो करनी होती है इस ऑपरेशन के दौरान, केदारनाथ जी के ऑपरेशन के दौरान, उनको बता दी गई। मेनली तो हमारी जो शटल सर्विस होती है कि रुक करते अगली खबर की ओर। हरिद्वार के इब्राहिमपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण अग्निकांड हो गया और फैक्ट्री में शाम को 7 बजे अचानक आग लग गई। आग लगने के दौरान फैक्ट्री में कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे जो कि अभी लापता बताए जा रहे हैं। आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और कई घंटों तक आग बुझाने की कोशिश की गई। शाम के दौरान एक टैंकर केमिकल फैक्ट्री जो है केमिकल लेकर गोदाम में पहुंचा, फैक्ट्री में पहुंचा और इसी बीच टैंकर में आग लगने से जो है पूरे गोदाम में ये आग फैल गई। और स्थानीय लोगों का कहना है इसको लेकर कि पथरी थाना क्षेत्र इब्राहिमपुर में अवैध रूप से ये केमिकल गोदाम संचालित किया जा रहा था। आग और फंसे हुए लोगों के बारे में पुलिस के अधिकारी ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। देर रात तक फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने की कोशिश करती रही। गणपति केमिकल नाम से एक फैक्ट्री है, इसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। उस पर यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंची है, इसमें 4-5 गाड़ियाँ अभी आग बुझाने का कार्य कर रहे हैं। अभी आग पे लगातार आप देख रहे हैं कि आग को बुझाने का कार्य कर रहे हैं और आग काफ़ी बुझा भी ली गई, लेकिन अभी इसमें काम लगातार जारी है। कितने लोग फंसे होने की अभी इसकी पूर्ण जानकारी नहीं हो पाएगी, कितने लोग फंसे। एक व्यक्ति झुलसने की जानकारी मिली है जिसको हॉस्पिटल भेज दिया गया। सर, आग लगने का कारण क्या है? कारण अभी इसकी पूरी जानकारी होगी तभी पता चल पाएगा। अभी प्रारंभिक रूप से पता चला है कि इनके जो टैंकर जिनमें केमिकल आता है वो आए थे और उनमें शायद संभवतः आग लगी, उसके बाद फैक्ट्री पे फैली। ये भी अभी मुझे जो जानकारी नहीं उसके आधार पर मैं आपको अवगत करा। गणपति केमिकल नाम से एक फैक्ट्री है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज।